हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन जो क्लास 12th का यूनिट 10 चैप्टर था उसकी स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट कर चुके हैं। और आप लोग को पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन में हम लोग को 3 टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी करनी थी, जिसमें फर्स्ट था हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने SN1 और SN2 दोनों ही आप लोगों को बता दी है। और इसके बाद जो सेकंड है वो है एलिमिनेशन एंड थर्ड है रिएक्शन विद मेटल। तो आज मैं जो सेकंड रिएक्शन है इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये कितने टाइप की होती है और इसको और इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन के अलावा इसको और क्या क्या बोलते हैं, ये सारा आज डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। मतलब टोटली आज के वीडियो में आप लोग को एलिमिनेशन रिएक्शन मैं पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग लगा लीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके अलावा बच्चों इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो और बोलते हैं हम लोग इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसके अलावा इसको हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि इस रिएक्शन में एलिमिनेशन होने वाला है। कुछ स्मॉल ग्रुप्स और जो स्मॉलर एटम्स होते हैं उसको हम एलिमिनेट करेंगे। ओके, इसलिए इसको एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर जो एलिमिनेशन करने वाले हैं स्मॉलर एटम्स का, मिस जस्ट लाइक हाइड्रोजन का, तो वो जो हाइड्रोजन होगा वो हमारा होगा बीटा पोजीशन से। ओके, तो बीटा पोजीशन क्या होती है, अल्फा पोजीशन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो जैसे मैं एक यहाँ पर कंपाउंड ले लेती हूँ बच्चों, ये है अपना एक कंपाउंड। चलो मैं यहाँ पे कार्बन ले लेती हूँ। तो यहाँ देखो बच्चों कि ये है हमारा हेलोजन ग्रुप। अब X यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो ये हेलोजन या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है बच्चों, तो वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन किसको बोल रहे हैं हम लोग, किसी फंक्शन को, जैसे यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, या तो मैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड से भी बॉन्डेड अगर ये होता तो वो हमारा अल्फा होता, और ठीक उसके एडजेसेंट जो उसका बगल वाला होता बच्चों वो होता हमारा बीटा। अब सपोज यहाँ पर भी कोई कार्बन है, सपोज यहाँ पर भी कोई कार्बन है, तो ये भी उसके एडजेसेंट कार्बन हुआ, बगल वाला हुआ, तो ये भी बच्चों हो जाएगा बीटा। अब बीटा के एडजेसेंट में जो है वो होगा गामा एंड देन डेल्टा, सो ऑन, ये चलेगा। यहाँ पर भी वैसे ही अल्फा के बाद यहाँ पर आ गया बीटा, बीटा के बगल वाला क्या हो जाएगा बच्चों, गामा, डेल्टा, सो ऑन। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से नोट कर लो कि किसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, किसको बोलेंगे बीटा। अब अल्फा कार्बन के साथ जो हमारा हाइड्रोजन है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन, गामा के साथ है तो गामा। ये चीज़ अच्छे से आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब मैंने यहाँ लिखा है कि एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जब मैं एलिमिनेशन रिएक्शन बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ तो आप लोग क्लियर होगा कि हाँ रियली में बीटा पोजीशन का ही हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, गामा का नहीं होता। अब इसके टाइप्स तो हैं, जैसे कि मैं 11th में आप लोग को डिटेल वीडियो इसका 11th वाला बताऊंगी कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं और इसके अलावा अल्फा गामा भी होता है। क्या बोला मैंने? अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी होता है, इसके अलावा अल्फा और गामा एलिमिनेशन भी होता है।
अब अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है बच्चों, तो फॉर्मेशन होती है किसकी, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है ना, एल्कीन हो सकता है या फिर एल्काइन हो सकता है। लेकिन अगर अल्फा गामा एलिमिनेशन हो रहा है तो एक साइक्लिक कंपाउंड हम लोगों को मिल जाता है। अब देखो वहाँ पे मैं बता देती हूँ कि किस तरह से होता है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लो, मैं ऊपर ही बता देती हूँ। यहाँ मैंने अल्कीन लिखना है, अल्कीन या अल्काइन इसकी फॉर्मेशन होती है अल्फा बीटा। तो सबसे पहले आप अल्फा बीटा को समझो। सपोज मैंने ये कंपाउंड ले लिया है बच्चों, ये एक कंपाउंड है, तो इसमें ये हो गया अपना अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा। अब यहाँ पर कोई बेस आया और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन और हेलोजन गया। अब हाइड्रोजन कहाँ का जाएगा, तो बीटा पोजीशन का, और फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी बच्चों, अल्कीन की। तो ये बन गया अपना अल्कीन। और यहाँ पे जो एलिमिनेशन हुआ है, दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ओके, अब हम देखते हैं अल्फा गामा में क्या होता है। तो अल्फा गामा के लिए मैं एक कंपाउंड ले लेती हूँ, सपोज यहाँ पे ले लेती हूँ ये हाइड्रोजन और इसके साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देती हूँ। ओके, तो ये वाला हमारा हो जाएगा बच्चों अल्फा एंड देन बीटा और ये हो जाएगा गामा। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा हो रहा है अल्फा गामा एलिमिनेशन। अल्फा गामा एलिमिनेशन में हाइड्रोजन मैं यहाँ का ले लेती हूँ, ठीक है, और जो हेलोजन है हमारा वो मैं यहाँ का अल्फा पोजीशन का। देखो हेलोजन हमेशा ही अल्फा कार्बन का ही जाएगा, याद रखना कि सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन में हेलोजन जाता है बाहर, उसके बाद जाता है हाइड्रोजन, और कुछ केसेस में दोनों ही साइमल्टेनियसली जाते हैं। तो अभी जब मैं टाइप्स बताऊंगी बच्चों तब वो चीज़ क्लियर होगी। पहले आप यहाँ पर देखो कि किस तरह से हाइड्रोजन और जो हेलोजन है वो आउट होने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से ये हाइड्रोजन जा चुका है और यहाँ से हेलोजन, तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जा रहा है देखने को। ये दिस इज साइक्लोप्रोपेन। तो अल्फा गामा एलिमिनेशन में हम लोगों को मिला एक साइक्लिक प्रोडक्ट, जैसे यहाँ मिला है साइक्लोप्रोपेन। देख रहे हैं आप लोग, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। तो ये 2 डिफरेंट टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, हम लोगों को क्या स्टडी करना है, अल्फा बीटा वाला, मतलब बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है। तो बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीटा कार्बन का ही हाइड्रोजन, मतलब बीटा हाइड्रोजन का ही एलिमिनेशन होता है, इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ इसमें कुछ जो मैं पॉइंट बता रही थी कि फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि कुछ स्मॉलर एटम और ग्रुप जो होते हैं बच्चों वो एलिमिनेट हो रहे हैं। और अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे फिर से मैं इसको बता देती हूँ कि होता क्या है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में। दिस इज अल्फा बीटा, कोई बेस आता है और जो बेस होता है फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों कि जो हमारा हैलाइड है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोकैटाइन की। अब हमको पता है कि कोई भी चार्ज स्पीशीज जो होती है वो स्टेबल नहीं होती, वो अपने चार्ज को कम करना चाहती है। तो भाई इस चार्ज को कम करना मतलब इसको इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमारा जो बेस होता है एक्चुअली में बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो यहाँ पर आएगा एक बेस और ये बेस बोलेगा इस हाइड्रोजन को कि भाई तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दो और मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि आई एम इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच को क्या चाहिए, उसको कंगाल आदमी चाहिए, है ना, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तभी वो उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है और यहाँ पर
BH फॉर्म हो जाता है, मतलब जो बेस है जैसे OH होता, OH नेगेटिव होता तो इस H+ के साथ क्या हो जाता, वाटर बना लेता। तो मैं यहाँ पे बेस लिख रही हूँ तो मैंने यहाँ पे BH लिखा कि BH यहाँ पर निकल गया। अब क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से जा चुका है इसका साथ छोड़कर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देकर गया है वो देखो यहाँ पे, ये एक कार्बन का है बच्चों और एक किसका था, हाइड्रोजन का। ये दोनों यहाँ आएंगे और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये तो जा चुका है, बचा क्या अपना ये बचा अपने पास, तो ये हो गया हमारा अल्कीन। तो यहाँ आप लोग साफ साफ देख रहे हो कि जो हमारा एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, वो किस में चेंज हो रहा है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, वो फॉर्म हो रहा है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, तो वो चेंज हो रहा है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो एक सैचुरेटेड कंपाउंड से हम लोगों को मिल रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो हम सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना वो रिवर्स ऑफ एडिशन है। एडिशन में क्या होता था कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था वो सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज होता था। यहाँ पे ठीक उसका रिवर्स, ठीक उसका ऑपोजिट हो रहा है कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन में ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस के अबव जब टेम्परेचर जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री, तो ये रिएक्शन होगी। 60 डिग्री से जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं 60 डिग्री से स्टार्ट हो जाती है, 70 80 जिसमें भी हो जाएगी, लेकिन 60 से अगर हम नीचे हैं तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन की नहीं होगी। तो इसके लिए हाई हीट चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब मैं यहाँ पर SN1 की बात करूँ या SN2 की, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये ठीक ऑपोजिट होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो हमारी होती है, मैंने क्या लिखा है, ये एक्सोथर्मिक लिख दिया ना, सॉरी एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है बच्चों, मैंने एक्सोथर्मिक लिख दिया ना, क्योंकि हम इसमें हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई हीट दे रहे हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, तभी ये एलिमिनेशन पॉसिबल है। लेकिन वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था, वो कैसी थी हमारी, वो एक्सोथर्मिक थी, और एक्सोथर्मिक थी तो वो लोअर टेम्परेचर में होगी, तो उसका टेम्परेचर हमारा कितना, 20 डिग्री या 20 डिग्री से भी अगर हम कम रखें तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर हो जा रही थी। बट यहाँ पर नहीं होने वाला है, यहाँ पर हमको 50 डिग्री सेल्सियस से अबव का टेम्परेचर चाहिए। तो ये भी पॉइंट आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट कि इसमें क्या होता है बच्चों, स्मॉलर एटम या ग्रुप एलिमिनेट होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो रहा है, मतलब इट्स वी कैन से कि इट्स अ रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एंड थर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, 50 डिग्री से अबव अगर टेम्परेचर है तो ही एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बता दूँ कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं वो भी समझ लेते हैं। डी का मीन्स क्या होता है, एलिमिनेट, हटना, रिमूव होना। तो क्या क्या हट रहा है बच्चों, तो देखो हाइड्रोजन और हेलोजन, तो भाई वही तो हो रहा है। देखो यहाँ पे ये है हमारा हेलोजन और ये है अपना हाइड्रोजन, तो हेलोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो एलिमिनेशन में दो ही चीज़ें तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, एक अपना हेलोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन ही होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो जहाँ पर भी आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस देख लो, जैसे कि आप देख लो एल्कोहलिक KOH या देख लो आप एल्कोहलिक NaOH और हलो एल्केन के साथ उसकी रिएक्शन है, तो समझ जाना कि यहाँ पर एलिमिनेशन होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाली है किसकी, अल्कीन की। ठीक है, तो अभी हम लोग, ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन इसका कि व्हाट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन और इसमें होता क्या है। अब मैं इसके टाइप्स बताती हूँ। क्लास 12th में आप लोग को जो मेनली पढ़ना है वो सिर्फ E2 टाइप पढ़ना है, E1 नहीं पढ़ना। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज कराऊंगी 11th का भी कि व्हाट इज़ E1, E2 एंड E1 CV। ओके, तो पहले आप इसको नोट कर लो, तो हेडिंग लगा लो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों को इसके मेनली 3 टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट टाइप है हमारा इवन एलिमिनेशन। तो इवन एलिमिनेशन का जो फुल फॉर्म है, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यूनिमॉलिक्यूलर या इवन रिएक्शन बिल्कुल भी हमारा SN1 की तरह है बच्चों। जैसा कि SN1 में होता है कि ये 2 स्टेप में होती थी हमारी SN1, तो इवन भी जो है हमारी 2 स्टेप रिएक्शन है। मतलब इसका जो हम मैकेनिज्म देखें तो 2 स्टेप में इसका मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म है। और जो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों, इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ, एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन को ही देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक एल्किल हैलाइड, ये है हमारा एल्किल हैलाइड। और इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है एक स्लो स्टेप जो कि इसका रेट डिटरमाइन करेगा। दिस इज RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जिसमें हमारा जो ये हैलोजन है वो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाता है, मतलब -x। ओके, हैलाइड फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ बच्चों, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। और ये कार्बोकैटायन हमारा कैसा होना चाहिए, स्टेबल। जितना ज़्यादा ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा ये इवन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब इवन को फॉलो करेगा कोई कंपाउंड। तो हम लोगों को पता है कि टर्शियरी जो होता है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड या टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो इसका कहना चाहिए कि ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का, वो बिल्कुल भी हमारा SN1 की तरह होगा, मीन्स 3 डिग्री। अच्छा, मैं इसको बाद में बता दूंगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सबसे पहले आप देखो कि स्टेप 1 में हुआ क्या है। तो स्टेप 1 में जो हैलोजन था वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेके हैलाइड फॉर्म में जा चुका है। जैसे मैं इसको यहाँ पर ही दिखा देती हूँ, ये अलग हो चुका है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब बारी आएगी स्टेप 2 की। तो स्टेप नंबर 2, चलो मैं इसको भी यहाँ पे कर लेती हूँ, स्टेप 1। तो स्टेप 2 में क्या होगा बच्चों, तो स्टेप 2 में फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। यहाँ पर अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। कैसे होगा अल्कीन फॉर्म, तो यहाँ पर होगा बाय एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। जो हमारा बीटा हाइड्रोजन है उसका एलिमिनेशन होने से फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, अल्कीन की। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ले लिया हमने कार्बोकैटायन, ये है अपना कार्बोकैटायन, और जो कार्बोकैटायन वाला कार्बन है दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये है बीटा हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि जो हमारा बेस होता है, यहाँ पर हम लेते हैं एक वीक बेस। याद रखना है कि जो हमारा बेस होगा वो यहाँ पर वीक बेस होगा। हीट क्योंकि एंडोथर्मिक है तो हम हीट का साइन लगाएंगे। तो ये वीक बेस यहाँ पर आएगा और इसको बोलेगा, इसको ऑर्डर देगा कि भाई आप अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दो और मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो वीक बेस है इसका वेट करता है कि कब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो एंड देन मैं आऊँ और इस H+ को क्या कर लूँ, एक्सेप्ट कर लूँ। क्योंकि ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग जो बेस की डेफिनेशन थी वो क्या थी,
जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं, और जो प्रोटॉन को रिलीज करें वो बहुत अच्छे एसिड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने वीक बेस लिया है वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, और जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे ही वो उसको खींच लेता है, तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है बच्चों, वो आप देख रहे हो अल्कीन है। दिस इज अल्कीन। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। तो आप लोग देख रहे हो कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और फॉर्मेशन हुई है एक पाई बॉन्ड की। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, और एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। मीन्स एक सैचुरेटेड कंपाउंड चेंज इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। किस रिएक्शन में? एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये है उसका टाइप E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली में सिर्फ एक ही कहना चाहिए कि एक ही कंपाउंड की या एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मीन्स यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है हमारे, एक सबस्ट्रेट है और एक है बेस, वीक बेस। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये सबस्ट्रेट है, एल्किल हैलाइड है, उसकी कंसंट्रेशन पर ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो है वो डिपेंड करेगी। तो मैं यहाँ पे स्टार करके इस पॉइंट को लिख देती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to this is concentration sign substrate, और वी कैन से अल्किल हैलाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे के इसके पॉइंट्स बताती हूँ आपको। ओके, तो बच्चों E1 में जो और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे तो मैंने बता दिया कि ये 2 स्टेप में इसका मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल भी जस्ट लाइक SN1 की तरह। उसके अलावा मैंने इसमें ये बताया कि कार्बोकैटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा E1 का रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये बताया कि जो इसका यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे, मतलब एल्किल हैलाइड की ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ओके, तो एक ये चीज़ हो गई अपनी। और इसके बाद यहाँ पर ये भी आप लोग लिख लेना कि जो सॉल्वेंट अपन ने लेना है, जो सॉल्वेंट लेना है वो हमारा होना चाहिए पोलर प्रोटिक। अब पोलर का क्या मतलब है? तो पोलर क्यों लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट? अब पोलर प्रोटिक में कौन कौन से आते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। H2O है, C2H5OH, ये सारे हमारे जो कि इजीली प्रोटॉन को रिलीज कर दें। तो पोलर लेने का रीज़न क्या है कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो बहुत ही अच्छे से सॉल्वेट करता है, मीन्स 2 डिफरेंट चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उसको काफ़ी कम कर देता है। ओके, प्रोटिक लेने का रीज़न क्या है? तो प्रोटिक लेने का रीज़न है कि जब ये प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा तो जो हमारा हैलाइड या जिसको हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल, SN1 में हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे थे कि वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो हेलोजेंस होते हैं। तो जो हैलाइड आयंस हमारा निकल रहा है और कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है निकलने के बाद, तो हैलाइड वापस से जाके उस कार्बोकैटाइन के साथ बॉन्डेड होके अगेन हमको फिर से वही वाला सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट फॉर्म ना कर दे, इसलिए हमारा जो प्रोटिक होगा सॉल्वेंट तो वो क्या करेगा, उसको बिल्कुल मतलब ट्रैप करके रखेगा। जस्ट लाइक दिस, जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ एग्जाम्पल से, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं बोल रही हूँ बार बार अगेन रिपीट करिए कि SN1 को ही हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल SN1 की तरह ही ये रिएक्शन हो रही है। मैं यहाँ पर बताऊँगी भी, पॉसिबिलिटी भी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी है कि E1 भी हो सकता है और SN1 भी हो सकता है। कब और कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में तो बच्चों हमारा जो हैलाइड था, जो हेलोजन था, वो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके हैलाइड के फॉर्म में निकल गया और फॉर्मेशन कर रहा है किसकी, दिस इज फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्लो स्टेप। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जा रही थी कार्बोकैटायन की, और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा हमारा E1 फॉलो होगा, मतलब E1 की रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है कि जो हमारा टर्शियरी
कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल, तो कई बार कई केसेस में हमको रीअरेंजमेंट करना पड़ता है कार्बोकैटायन को स्टेबल करने को। मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करो, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन इवन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये कार्बोकैटायन बच्चों फॉर्म हो चुका है। अब क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर हमारा टेम्परेचर 60 डिग्री है, मतलब 50 डिग्री से अबव जा रहा है, और हमने एक वीक बेस ले रखा है, सपोज वो वीक बेस हमारा OH है, ओके, OH नेगेटिव है, और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी कि टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री है और एक बेस ले रखा है हमने। बेस मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल ले रखा है। बेस कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होता है। एक न्यूक्लियोफाइल हमने ले रखा है। तो देखो यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो एंडोथर्मिक, और यहाँ पर क्या 20 डिग्री है एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर E1 हो जाएगा, जो ये बीटा हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा और फॉर्मेशन कर देगा बच्चों अल्कीन की, लाइक दिस। ये हमारा E1 को फॉलो करेगा, ओके। और यहाँ पर ये जो है ना, ये SN1 को, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो OH है, ये OH जाके इस कार्बोकैटायन पर अटैक कर देगा और फॉर्मेशन कर देगा कंपाउंड अल्कोहल की। यहाँ पे कोई भी एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। जहाँ से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो हमारा हैलाइड गया था, वहीं पर वापस से ये जो हमारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल है OH, वो उसकी पोजीशन ले लेता है और यहाँ पर प्रोसीड हो जाती है SN1 रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर बता रही थी बच्चों प्रोटिक की बात। तो प्रोटिक की बात मैं क्या बता रही थी कि पोलर प्रोटिक क्यों होना चाहिए, कि जब ये हैलाइड बाहर निकला तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। अगर इसको कोई, इस नेगेटिव स्पीशीज, इस न्यूक्लियोफाइल को अगर कोई ट्रैप नहीं कर रहा है, तो वापस से ये यहाँ पर जाएगी और फॉर्मेशन कर देगी अगेन एल्किल हैलाइड की। तो यहाँ पर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उसके प्रोटॉन इसको चारों तरफ से इस तरह से अच्छे से कवर कर लेते हैं, और मैं बोलूँ कि इसको पूरी तरह से ट्रैप कर देते हैं, जिससे कि हमारा कार्बोकैटायन अच्छी तरह से स्टेबल हो जाता है। अब क्या होगा, तो अब हमारा जो वीक बेस होता है OH, वो जाके इस जो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन है उसको एलिमिनेट कर देता है कंपाउंड से, और फॉर्मेशन कर देता है किसकी, एल्कीन की। टेम्परेचर 60 डिग्री, लेकिन अगर 20 डिग्री है और वीक बेस है तो क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होगा। जहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल जो, मतलब जहाँ से ये जो हैलाइड बाहर निकला है, वहाँ पर ही ये दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो जाके वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और फॉर्मेशन कर देगा किसकी, अल्कोहल की। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोनों ही बन रही है, SN1 की भी और E1 की भी। डिफरेंस कहाँ आ रहा है बच्चों, टेम्परेचर, ओके। तो ये सारी स्टोरी थी किसकी, E1 की। आप इसको नोट कर लो और आगे मैं बताती हूँ E2। तो बच्चों इसके बाद में आप लोग को मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन अपना कैसा होना चाहिए, कार्बोकैटायन हम लोगों का स्टेबल होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि कहाँ पर E1 में जो है वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 एंड CH2 Br, ठीक है। तो सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे एक वीक बेस हम ले लेते हैं यहाँ पे H2O, और उसके ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो Br है वो हैलाइड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ आप लोग देखिए CH3 CH2 CH CH3 सॉरी एंड CH2, ये कार्बोकैटायन। तो ये बच्चों अपना 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अपन लोग को पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों से ही काफ़ी क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अभी हम इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर करने वाले हैं रीअरेंजमेंट। तो मैं यहाँ पे करूँगी रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट में हम लोग यहाँ पे
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो H माइनस है 1,2, ये 1 है और ये 2, तो 2 वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और जो कार्बोकैटायन है अभी ये वाला कार्बन बच जाएगा सेकंड वाला। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2। अब यहाँ से ये हाइड्राइड के फॉर्म में निकल चुका है तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये मोस्ट स्टेबल हो गया उससे, क्यों? क्योंकि ये था हमारा 1 डिग्री और ये क्या हो गया बच्चों हमारा 3 डिग्री। दिस इज 3 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा बेस है वो क्या करेगा, वो हमारा दिस इज अल्फा कार्बन, वो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। तो ये वाला बीटा पोजीशन से ये करेगा, याद रखना यहाँ पर भी बीटा है यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पे सेटजेफ रूल आप लोगों को, अभी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा तो मैं सेटजेफ रूल में बताऊँगी कि क्यों यहाँ वाला ही बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा मैं सेटजेफ रूल में बताऊँगी। पहले आप इसको समझो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर चला गया है और ये कंपाउंड फॉर्म हो चुका है हमारा, ये दिस इज अल्कीन। तो ये कंपाउंड हमारा बन चुका है। यहाँ पे मैंने रीअरेंजमेंट आपको बता दिया है, E1 रिएक्शन मैकेनिज्म और E1 के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा E2। तो E2 को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों, और उसमें सेटजेफ रूल वगैरह जो है और इसके बाद E1CB बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना है तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ओके, ताकि सारे जो डाउट्स है एलिमिनेशन वाले वो आपके ख़त्म हो जाए। ये तो मैंने आपका रिवीजन ही करा दिया है 11 वाला। एक्चुअली में जो 12th में है वो तो आपको E2 पढ़ना है ज़्यादा अच्छे से, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।